दोस्तों, आप जानते ही हैं कागजकार सफरनामा है हिंदी साहित्य के उन मंझे हुए रचनाकारों का जिन्होंने साहित्य को एक नई पहचान दी, नया जीवन दिया। इस आधे घंटे की यात्रा में हर बार हमारे साथ होते हैं कोई सुविख्यात कवि या लेखक और हम चर्चा करते हैं उस रचनाकार के जीवन और उसकी कृतियों के विस्तृत संसार की। आज के हमारे मेहमान हैं वो रचनाकार जो अपनी रचना के माध्यम से हर उस आदमी से एक आत्मीय रिश्ता कायम कर लेते हैं जो आंदोलन और नारों से दूर अन्याय और शोषण की मार सह रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, तिरी और अंत में प्रार्थना से लेकर वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड और पीली छतरी वाली लड़की जैसी चर्चित रचनाएं देने वाले कवि कथाकार उदय प्रकाश की। तिब्बत से आए हुए लामा घूमते रहते हैं आजकल मंत्र बुदबुदाते। उनके खच्चरों के झुंड बगीचों में उतरते हैं, गेंदे के पौधों को नहीं चरते। गेंदे के एक फूल में कितने फूल होते हैं पापा? तिब्बत में बरसात जब होती है तब हम किस मौसम में होते हैं? तिब्बत में जब 3 बजते हैं तब हम किस समय में होते हैं? तिब्बत में गेंदे के फूल होते हैं क्या पापा? लामा शंख बजाते हैं पापा? पापा, लामाओं को कंबल ओढ़कर अंधेरे में तेज तेज चलते हुए देखा है कभी? जब लोग मर जाते हैं तब उनकी कब्रों के चारों ओर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं लामा। वे मंत्र नहीं पढ़ते, वे फुसफुसाते हैं तिब्बत 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 और रोते रहते हैं रात रात भर। क्या लामा हमारी तरह ही रोते हैं पापा? आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी रचनाओं के कुछ रोचक अंश। ये मुझे लगता है शायद कविता मेरे लिए मेरे सबसे निकट की विधा रही है। वैसे एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, लेखक या कलाकार अगर वह कई विधाओं में सक्रिय है और अगर बचपन से उसके सहजात संवेदना के साथ कई विधाएं जुड़ी हुई हैं, तो मूलतः ये उसके अनुभव पर डिपेंड करता है कि वह किस विधा में अपने आप को व्यक्त करेगा। वैसे सबसे पहले मैंने बचपन में चित्र बनाए, उसके बाद मैंने कविताएं लिखनी शुरू की और कविताओं में बहुत लंबे समय तक सक्रिय रहा, बल्कि मैं जाना ही गया कवि के रूप में। ये तो बहुत बाद की बात है, संभवतः सन 1980 की, जब मैंने कुछ मित्रों के कहने पर और कुछ अच्छा भी लगा, मैंने कुछ कहानियाँ लिख दी। तो हो ये गया है कि इन दिनों मैं कहानीकार के रूप में ज़्यादा एक तरह से मशहूर हो गया हूँ और कवि के रूप में मेरी जो स्वीकृति थी वो थोड़ी सी कुछ कम होती लगती है। तो मैं कई बार कहा भी करता हूँ कि कुछ ऐसी ट्रेजेडी है जैसे कोई कुम्हार हो, वो अगर कभी धोखे से कोई कमीज सिल दे तो लोग उसको दर्जी मान लें और उसको कुम्हार मानना छोड़ दें। कितना अकेलापन महसूस होता था वॉरेन हेस्टिंग्स को। वो सबसे अलग था। यहाँ हिंदुस्तान में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा इंग्लैंड में था। यहाँ के लोग काले, भूरे और रहस्यमय थे। जब वे आपस में बातें करते और हंसते हुए उनके मटमैले दांत बाहर निकलते थे तो वे डरावने, संदिग्ध और गोथिक कथाओं के पात्र लगते थे। तब तक वॉरेन हेस्टिंग्स को गुलिवर की यात्रा के बारे में नहीं मालूम था, वरना वो अपने आप को गुलिवर मानता और इस द्वीप को रहस्यमय काले भूरे दैत्यों का देश और अपनी वीरता से उनका नाश करता। यहाँ औरतें भी ऐसी ही थीं। वे लकड़ियाँ काटती, भारी बोझ सिर पर उठाती, नदियों से मछलियाँ पकड़ लाती और अनाज के बदले उन्हें बाजार में बेचती। वे गंदी थीं। उनके बच्चे उनकी कमर या पीठ पर बंदर के बच्चों की तरह चिपके होते थे। नदी के घाट या कुओं के पास उसने इन औरतों का झुंड अक्सर देखा था। धातु या मिट्टी के लगभग अर्ध ऐतिहासिक भांडों या मटकों में खूब सारा पानी भरकर मटकों को सिर पर लादकर वे एक कतार में एक दूसरे के पीछे चुपचाप चलती। ताज्जुब था कि उनके दोनों हाथ पूरी तरह स्वतंत्र होते, लेकिन उनके सिर पर बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर टिका हुआ गोल मटका उनके चलने और सिर घुमाकर एक दूसरे से बातें करने के बावजूद कभी न गिरता। यहाँ की हर औरत गंदी, संदिग्ध और हद दर्जे की जिम्नास्ट थी, कुशल नटनी।
वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन्हें ढेंकी से धान या कोई दूसरा अनाज कूटते हुए पत्थर के 2 गोल पहियों को, जिन्हें चक्की या जतवा कहते, लगातार एक लय और गति में गोल गोल घुमाकर कई कई मन दाल दलते हुए देखा था। इतनी दाल कि उसकी ढेरों के पीछे वे खुद छिप जाती और सिर्फ चक्की की आवाज भर आती हुई रह जाती। धोबिनें नदी के घाट पर किसी छोटे से पत्थर पर कपड़े पछीटती। जितनी बार कपड़ा पत्थर पर गिरता, उनके गले से छो 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 की आवाज निकलती। वो गिनते गिनते थक जाता।